नमस्कार, द डेली शो के इस विशेष और संक्षिप्त एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछ लिया और उसका जो जवाब मिला वो अप्रत्याशित तो नहीं कहा जा सकता, मगर देश की, समाज की, हिंदुत्व की राजनीति की हकीकत बताने वाला था। उनका सवाल था कि पत्रकारों में से कितने सवर्ण हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। इस पर आगे टिप्पणी करूं, इसके पहले आइए वो वीडियो देख लेते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो टुकड़ा। ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी। ये थे राहुल गांधी, जो कि मीडिया में सामाजिक विविधता का सवाल उठा रहे थे। और ये सवाल कोई नया नहीं है। दरअसल ये सवाल बार बार उठता रहा है। इस पर 20 सर्वेक्षण हो चुके हैं और हर सर्वेक्षण में ये साबित हो चुका है कि मीडिया पर सवर्णों का कब्जा है। वहां पर जो अन्य जातियां हैं उनकी उपस्थिति नगण्य है। गैर सवर्ण तो नाम मात्र को है। दलित और आदिवासी सरासर नदारद है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राष्ट्रीय स्तर की किसी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने पहली बार इसे इस तरह से उठाया है। राहुल गांधी ने इस प्रश्न को जिस तरह से उठाया है उसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो वे जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के सवाल के लिए हर दुस्साहस करने को तैयार है। ये दुस्साहस मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप और हम सब जानते हैं कि मीडिया पर सवर्णों को कब्जा है और उनका सवाल उनको चुनौती देने वाला है। मीडिया पहले से ही कांग्रेस और समूचे विपक्ष से नाराज चल रहा है। उसमें इस तरह का सवाल कर देना उनको और जोर की चिकोटी काट देना है। दूसरा यह है कि उन्हें पता चल गया है कि ये मुद्दा मोदी एंड कंपनी को परेशान कर रहा है और उनको हराने के लिए बड़े शस्त्र के रूप में काम लाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शीतल पी सिंह है। आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। शीतल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या रही? देखिए, ये वीडियो देखने के बाद ये आया समझ में कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और विस्तार के लिहाज से उसके संख्यात्मक वोट तो कम हुए हैं पिछले 2-3 चुनावों में, लेकिन विस्तार के लिहाज से पूरे देश में फैली हुई वो सबसे बड़ी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। इस पार्टी का एक जो चरित्र रहा है और आज जो उसने चरित्र अख्तियार करने का प्रयास करना शुरू किया है हाल के वर्षों में, खासकर हाल के कुछ महीनों में, इन दोनों में बहुत बुनियादी फर्क आ गया है। एक ज़माने में इनके पिता, जो राहुल गांधी हैं इनके पिता, उस समय वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी, तो उनकी पूरी पार्टी को आप कह सकते हैं कि वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी वो प्रतिक्रिया किस तरह से दें और वो दूसरे पाले में खड़े नज़र आए थे। लेकिन बाद में उन्हीं के दल के अर्जुन सिंह ने इस मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट के प्रतिमानों को आगे लागू करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन तब कांग्रेस डर-डर के उस काम को छुप-छुप के कर रही थी और अर्जुन सिंह वगैरह जो नेता इस काम को कर रहे थे, वो आइसोलेशन में थे एक तरह से, राजनैतिक रूप से। कांग्रेस का जिस तरह से कैरेक्टर रहा, उसमें बड़ी जातियों के लोग बड़े पदों पर हमेशा रहे। राज्यसभा वगैरह में उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहा। लेकिन अभी चरित्र एकदम बदलता नज़र आ रहा है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके 4 में से 3 मुख्यमंत्री पिछड़ी जातियों से आते हैं। अब जाति जनगणना की बात हो रही है। एक राज्य में जाति जनगणना हो गई तो जो नतीजे आए वो हिला देंगे सबको और ऐसा लगता है कि राजनीति उससे हिल गई है, क्योंकि उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि विभिन्न विपक्षी दलों के राज्यों में एजेंसियों की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं। एजेंसियों ने ऐसे नेताओं को पकड़ा है जिससे विमर्श जो है बदल जाए। संजय सिंह की गिरफ्तारी को आप इस तरह से ले सकते हैं
एक शीतल जी मैं रोक रहा हूँ आपको। ये पहला बदलाव तो राहुल गांधी में ही बहुत बड़ा आ गया, क्योंकि उनके वीडियो भी चल रहे हैं ट्विटर पर, जिसमें वो बोल रहे हैं मैं जाति नहीं पूछता हूँ। मतलब वो जाति से दूर भागते थे, आज वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाति का सवाल उठा रहे हैं। तो उन्हें हमारे समाज की जो असलियत है, हकीकत है, उनका एहसास हो गया है कि ये हमारी वास्तविकता है। इससे आप दो चार हुए, इससे मुकाबला किए हुए आप राजनीति को न समझ सकते हैं, न राजनीति कर सकते हैं। जी देखिए 47 के बाद हमारे देश के राजनीतिक अतीत में सबसे बड़ी परिघटना वही थी जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। वो एक बहुत बड़ी सामाजिक परिघटना थी, जो इस देश के आधी से ज्यादा बड़ी आबादी को सीधे-सीधे एड्रेस कर रही थी। उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनके हितों को जायज बता रही थी और उनको सामने ला रही थी। वो एक बहुत बड़ी परिघटना थी। ठीक है, उसके राजनीतिक नतीजे वो फैसला लेने वालों के पक्ष में उस समय जाते हुए नहीं दिखे, लेकिन वो एक राजनीतिक सवाल के रूप में तो बदल गए। अब जब उसको रोकने के लिए दूसरे यथास्थितिवादियों ने धर्म का सहारा लिया, धर्म ने एक समय तक उसको रोका, लेकिन धर्म को बार-बार, धर्म की राजनीति करने वाले सभी लोगों को बार-बार आपने देखा आरएसएस ने ये बयान दिया है। आप राहुल गांधी की क्या बात करते हैं? आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दिया है कि आरक्षण 200 सालों तक जारी रहेगा और जब अतीत में अन्याय हुआ है तो उसमें न्याय करना पड़ेगा। ये जो स्वीकृति आ रही है समाज में और उन जगहों से आ रही है जो खुद ही दीवार बन के खड़े हुए थे, ये बताती है कि आज के डिजिटल युग में जब सूचना बहुत तेजी से संप्रेषित होती है, पलक झपकते इधर से उधर होती है, आप झूठ और ठगी और छद्म को बहुत दिनों तक लोगों को उसके सहारे रोक नहीं सकते, पता लग जाता है लोगों को। वो सब अब को समझ में आ रहा है। बार-बार कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं। उनकी पिछड़ी जाति की घोषणा तो उनके जन्म के 50 साल बाद हुई है। तो ये भी ये भी तो बताता है कि उस राजनीति में, उस सत्य में कितनी ताकत है और उसको रोकने के लिए सारे धार्मिक प्रतिमान, सनातन धर्म क्या अतीत, लेकिन वर्तमान। शीतल जी ये दुधारी तलवार है, हम सब जानते हैं। ये इधर भी काटेगी, उधर भी काटेगी। सवर्ण मीडिया पूरी तरह से नाराज हो जाएगा। सवर्ण वर्ग जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो वहां खपा होगा। और राहुल गांधी से सवाल किया भी जाएगा कि अब आप बताइए आपके प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन है, किस जाति से हैं, या कितने मंत्री होंगे, आप कितने आपके पदाधिकारी किस किस जाति के हैं। ये तमाम सवाल उन्हें भी झेलने पड़ेंगे कि हिस्सेदारी आपको भी देनी। जी मीडिया तो ब्लैकआउट कर चुका है इस पूरी परिघटना को, जिस पर आप बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस पे बात करनी चाहिए, मीडिया ने इसके बावजूद तो मीडिया से ही सवाल था। किसी टेलीविजन चैनल पे राहुल गांधी का ये इंटरव्यू, ये सवाल नहीं है, किसी उनके वेबसाइट पे नहीं है, एएनआई की टिप्पणियों में नहीं है। ये सवाल सत्य हिंदी पर आप लेके आ रहे हैं और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये तो सही है कि इस तथ्य से डरने की पूरी राजनीतिक वजह है और ये मीडिया चूंकि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वो इसको गायब करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, आज के युग में ये संभव नहीं। इस डिजिटल युग में किसी के लिए ये संभव नहीं है कि वो अपनी किसी चीज को छुपा के अनवरत रख सके। वो हाँ, चीजें लेकिन शीतल जी यहाँ तो छिपाने की बात नहीं है, यहाँ तो बार बार उजागर करने की बात है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब कह चुके हैं कि राजस्थान में भी करवाएंगे, मध्य प्रदेश में भी करवाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना होगी, दूसरे राज्यों में भी दबाव बनेगा। तो अब तो ये पूरी तरह से चुनावी राजनीति के एजेंडे में आ चुका है। और प्रधानमंत्री और बीजेपी की जो हड़बड़ाहट और जो भाषा बदली है, गाली गलौच उसमें शामिल हो गया है। ट्विटर पे जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है इस तरह की चीजों को, वो भी अपने आप में बताता है कि जो पूरा नैरेटिव है भारतीय राजनीति का वो चेंज होने जा रहा है। देखिए चेंज हो गया है और 24 का चुनाव मंडल बनाम कमंडल ही होगा। कमंडल वाले लोग धर्म की एकता के नाम पर हिंदुओं को इकट्ठा करके वोट पेटी तक ले जाना चाहेंगे और मंडल के लोग सामाजिक न्याय की मांग करते हुए उस कथित समूह में से उनको ले आएंगे सामने मुद्दे को जो उनमें बंटवारा करेगा, जो उनको या तो आप सही के पक्ष में हो जाएंगे या आप गलत को छुपाने के लिए सनातन करते रहेंगे।
आप राम मंदिर बताएंगे, कृष्ण लीला बताएंगे, बनारस ले जाएंगे, काशी वाले मुद्दे पे ले जाएंगे, आप इन सब चीजों पे जाएंगे। और ये जो सवाल है, ये सवाल रोज आएगा। प्रेस में कितने लोग हैं, जुडिशरी में कितने लोग हैं, वाइस चांसलर कितने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी कितने हैं, देश के डिफरेंट स्टेट्स में चीफ सेक्रेटरी कितने हैं, कानून में इनका प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील कितने हैं, ये सब सवाल आएंगे। जो सवाल मौजूद हैं, जरूरी हैं और सच्चे हैं। इनको आप देखिए, ये छुपा नहीं सकते। और देर सवेर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, अपरोक्ष रूप से तो बीजेपी भी इसका विरोध नहीं कर सकती, वो बल्कि ये तर्क लेके आएगी कि हमने देखिए इतने मंत्री बनाए, नहीं इतने नहीं, एमपी बीजेपी शीतल जी, बीजेपी तो सीधे सीधे विरोध कर चुकी है। अगर प्रधानमंत्री के आप स्टेटमेंट्स को देखें तो उन्होंने अपनी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, अपनी आपत्तियां जाहिर कर दी हैं। उनका ये बयान कि ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है जात पात में, ये अपने आप में बता रहा है कि वो जातिगत जनगणना नहीं चाहते थे और न चाहते हैं। अभी वो शायद रोहिणी कमीशन ले आएंगे। आज की तारीख तक वो इस पर खेल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 24 के बाद वो इस स्थिति में रहेंगे जिस स्थिति में वो आज है। कांग्रेस की ही तरह, जैसे कांग्रेस आज से 30 साल पहले इस स्थिति में नहीं थी, आज 30 साल बाद है, वैसे ही मैं कह सकता हूं कि 24 तक की एक परिस्थिति है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टैंड लिया है। लेकिन हम ये दावे से नहीं कह सकते कि 29 में या उसके बाद 33-34 में या उसके बाद ऐसी परिस्थिति होगी कि यही पार्टी जो सनातन और हिंदुओं की पार्टी बन के सवर्ण हितों की रक्षा करना चाहती है, उतनी ताकत से इस सवाल को कह पाएगी। मुझे तो लगता है कि अगर 24 के नतीजों में बदलाव आ गया तो ये तुरंत भाषा बदल लेगी और तुरंत उनसे ज्यादा मंडलीय हो जाएगी, आप देखेंगे। और मंडल कमीशन के पक्ष में तर्क देने वाली, उनको प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टियों के रूप में मिलेगी। ये सब ऐसा करते हुए आपको मिलेंगे। अभी उन्होंने दलित मतों के, दलित संगठन की, दलित विचारधारा की ताकत देखी थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा के अपने बहुमत के जरिए बदला था। आपको याद होगा जो हरिजन एक्ट वाला मसला है उस पर। और आप ये इस पर बिल्कुल तय जान लीजिए कि आज नहीं तो कल जो आरएसएस चीफ ने कहा है वैसा ही कहते और बोलते इनके नेता आपको और हमको नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इससे कौन से वर्ग नाराज हो सकते हैं कांग्रेस से? कांग्रेस को नुकसान क्या हो सकता है इससे? क्या केवल गेन ही गेन है? कांग्रेस देखिए ऑलरेडी पाताल में जा चुकी थी। कांग्रेस को अब नया समर्थक वर्ग मिलना शुरू हुआ है। कांग्रेस के साथ इस देश की अकलियतें पूरी ताकत से आ रही हैं, बड़ी तेजी से आ रही हैं। और आज देखिए, अभी हम आप जब बात कर रहे हैं तो एबीपी और सी वोटर का सर्वेक्षण बता रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीतने जा रही है चुनाव। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एबीपी और सी वोटर के जो चीफ है उनके बारे में कहा जाता है कि उनका झुकाव दक्षिण पंथ की ओर रहता है, ये वो कह रहे हैं। और वो वहां बीजेपी को 5-10 सीटें सिर्फ दे रहे हैं। तो ये तो फर्क आ रहा है जगह जगह। अभी लद्दाख के चुनाव में नतीजे आए हैं, 26 में से 22 सीटें इंडिया अलायंस जीता है। अभी केजरीवाल का बयान आया है कि वो राज्यों के चुनाव इंडिया में होकर लड़ेंगे। तो ये सब चीजें लोगों को, राजनीति में जो बदलाव आ रहा है, आमूल-चूल बदलाव मैं कहूंगा, सामाजिक न्याय के सवाल से जो पैदा हुआ है और जिसकी ऊर्जा में बहुत से लोगों को बहुत सारे रंग बदलते हुए बहुत जल्दी ही हम आप देखेंगे। ये इतना आसान नहीं है। ये सबको छोटा रखने की कोशिश होगी, डायवर्जन की कोशिश होगी। लेकिन चूंकि अभी ये एक इतनी बड़ी पार्टी उठा रही है जो देश में दूसरी सबसे बड़ी मतों के हिस्से के हिसाब से पार्टी है और जो अपने प्रसार में शायद सबसे बड़ी पार्टी है, ऐतिहासिक रूप से भी और रियलिटी में भी। तो ये सवाल बहुत बड़े स्वर में बदलेगा ही, इसको छोटा नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी तो है, लेकिन पूरी सीडब्ल्यूसी भी इसके पीछे होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी इसके पीछे होगी? देखिए, सफलता के पीछे सब होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश में पद यात्रा 4000 किलोमीटर के करके सोशल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बदलाव ला दिया है। अब जब वो उस हाइट से कोई सवाल लेते हैं तो उसको छुपाया, दरी के नीचे छुपाया नहीं जा सकता। चाहे अडानी का सवाल हो और चाहे जातिगत जनगणना का सवाल हो और चाहे सामाजिक न्याय का सवाल हो, ये सवाल दरी के नीचे नहीं डाले जा सकते। कोशिश होगी
उस कोशिश में कुछ तात्कालिक सफलता नजर भी आएगी, लेकिन वो दीर्घकालिक नहीं है और वो देर सवेर वो टूटनी ही है और सच्चाई सामने आनी ही है। क्या राहुल गांधी ने एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बना ही दिया है अब जातिगत जनगणना को? अब ये यूपी बिहार वाला मसला नहीं रह गया है, अब ये राष्ट्रीय स्तर का मसला रह गया। अभी ये बन रहा है, अभी बना नहीं दिया, बन रहा है, लेकिन ये बन जाएगा, ये मैं देख रहा हूँ, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बन जाएगा। भले ही ये 24 के चुनाव में मतपेटियों तक जाते जाते बने या उसके बाद बने, लेकिन ये अब मुद्दा बन रहा है, अभी रुकेगा नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर केवल राहुल, प्रियंका और खड़गे बोल रहे हैं, बाकी जो लीडरशिप है वो चुप है, बोलना नहीं चाहती या बोलने को मना किया गया है? और मैं इससे सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी बहुत सारी जकड़न बाकी है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी सफल हो रहे हैं, सफलता में एक ऐसा गुण होता है कि लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो वो सारे लोग जिनकी जो भी मानसिक दिक्कतें हैं और समझ-बूझ की दिक्कत है, अन्य दिक्कतें हैं, वो शेकल्स देर सवेर टूट जाएंगी और एक ये धारा में जो मुख्य नाविक होता है, सब बाकी नावें उसके पीछे लग लेती हैं और कोई रास्ता नहीं। न केवल सफलता की बात है, यहाँ पर शायद मोदी का भूत भी है, फांसीवाद का खतरा भी है, जिसकी वजह से भी जो भी अभी क्या बोलते हैं, डूबते को तिनका दिखेगा, सब उसकी तरफ लपकेंगे ही। ये फिलहाल तिनका ये आपका बिंदु बिल्कुल जेन्युइन है। जो विपक्ष की एकता हुई है कथित या जैसी भी है हमारे सामने, एक जो अलायंस बना है इंडिया नाम से, ये सब तो बिल्कुल इसी के प्रभाव से बना है। लेकिन जो ये मुद्दे लेने की बात है, वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपने कौशल से, अपनी समझ से, आज के वक्त के हिसाब से जिस चीज को समकालीन और प्रभावशाली समझ रहा है, वो एक मतलब एक विशेष तौर पर एक ऐतिहासिक काम करती हुई नजर आ रही है। भले ही लीडरशिप ने उसको ऐसे पूरी तरह से न सोचा हो कि वो एक ऐतिहासिक भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वो हो जाती है। कई बार राजनीति में बहुत सारे फैसले अपने आप में बिना जाने हुए इतिहास में बदल जाते हैं और देश में और दुनिया में और समाज में बदलाव कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संक्षिप्त वार्ता में हिस्सा लेने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।